हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज देव आप लोग के बीच में आज सीटेट का वीडियो लेके आया हूँ। इसमें 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का फर्स्ट पेपर पेडागोजी का वीडियो हम लेके आए हैं, जिसको हम एक एक क्वेश्चन करके एक्सप्लेन करेंगे। आप इस वीडियो को देखें और हमें पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। यदि कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसे सक्षम बनाना चाहते हैं, तो उसे क्या परिवर्तन लाना चाहिए। ऑप्शन है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातें अनुपालन करें। तीसरा ऑप्शन है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर चौथा नंबर में है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्यान देना चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करना चाहिए। तो यदि कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु उन्हें सक्षम बनाना चाहता है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से आश्वस्त वाली व्याख्या दे तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्यान देना चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ ये चर्चा करनी चाहिए। फोर्थ नंबर में अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संबंध में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। प्राथमिक कक्षा कक्ष के अधिगम के संबंध में सक्रियबद्धता का अर्थ है शिक्षण के दौरान छात्रों की जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद के लिए प्रेरित करना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का अर्थ है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ये इसका डू का तीसरा नंबर। अब आगे का क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे कब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए वो भाग लेते हैं और अपने आप को सिखाना चाहते हैं। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर अपनी रुचि से, तीसरा अपनी रुचि से, या चौथा पुरस्कार के लिए। बच्चे अपने आप को सर्वाधिक सृजनशील यानी अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत बेहतर क्यों बनाना चाहते हैं, तो वह अपनी रुचि से, जिन बच्चों में रुचि रहेगी वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए पूरी लगन से पढ़ाई करते हैं। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर, अपनी रुचि से। 4 नंबर, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। बहुभाषी का मतलब है कि बहुत सारे भाषाओं का मेल जोल। तो ग्रामीण इलाकों हो चाहे कुछ शहरी इलाके में भी हो, कि बच्चे अलग अलग माहौल से, अलग अलग पर्यावरण से आते हैं, तो उनके बीच अलग अलग भाषाएं होती है। भाषाएं को सीखने की कठिनाइयाँ होती है, वो अपनी भाषा से बात करते हैं। तो इन सब बहुभाषाएं जो है वो शिक्षक को संसाधन के रूप में देखना चाहिए, न कि परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, और न ही बाधा के रूप में। उसे संसाधन, कोई शिक्षक उस बहुभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग कर उसे बच्चों को सिखाए, यानी बच्चों को उसके उसी भाषा में सिखाए, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं और अपने आप को जल्दी विकसित करने की ओर अग्रसर होते हैं। यानी इसका उत्तर होगा 3 नंबर, संसाधन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन,
शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियां और त्रुटियां। जब कोई बच्चे पढ़ने लिखने या कुछ बनाने समय त्रुटि कर बैठते हैं, गलती करते हैं, तो क्या बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं? शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। यदि कोई बच्चे गलती कर बैठते हैं तो तो उसके परिणाम स्वरूप क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। शिक्षक, यदि कोई शिक्षार्थी गलती करता है तो उसे ये सोचना चाहिए शिक्षक को कि वह अभी अग्रसर है, अभी चिंतन की ओर अग्रसर, यानी अपने आप को वह इम्प्रूव करना चाह रहा है, तो वह इस कर्म में, अपने आप को सिखाने के कर्म में गलती कर बैठता है। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। 6 नंबर देखते हैं, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? इसका ऑप्शन है स्किनर, पावलोव, युंग या पियाजे। तो जीन पियाजे का ये कथन था। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपनी सिद्धांतों की रचना करते हैं, यानी कि इसका उत्तर जो होगा वह 4 नंबर होगा, जीन पियाजे। 7 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बाल केंद्रित मतलब जहाँ पे बालकों की पूर्ण रूप से आज़ाद हो, यानी वह कक्षा जो है वह बालकों के नाम है। वो बालक कैसे करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, वो सब बच्चे को एक तरह से पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है? तो बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्तियाँ और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, यानी कि इसमें होगा 7 नंबर में उत्तर कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। यदि हम बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता दे देंगे तो वह किसी से लड़ाई करेंगे, किसी से झगड़ेंगे, किसी से मारपीट करेंगे, उछल कूद करेंगे। तो पूर्ण स्वतंत्रता ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं है। इसका सही अर्थ होगा कि बच्चों को अभिव्यक्ति, यानी कि उसकी सोच को छूट देना, कि वो अपने सोच के आधार पर पढ़ाई करे, अपने सोच के आधार पर प्रोजेक्ट बनाए, वो अपने आप को क्रिएट करे। ये था इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन, जटिल परिस्थिति को संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जटिल परिस्थिति को संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। किस प्रकार कर सकता है? जब कोई जटिल परिस्थिति, यानी बच्चे जब उस कार्य को करने में असमर्थ हो, नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होता है? प्रयोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, उस पर एक भाषण देकर, या फिर कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकते हैं, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर जटिल परिस्थिति को संसाधित कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन है 9 नंबर, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया था। क्या बच्चों से हम ये अपेक्षा कर सकते हैं, या क्या यही हम उसको सिखा सकते हैं कि शिक्षक जो सिखाए हैं उसको हूबहू फिर से उसी को सेम उसी तरह रिपीट कर दे? तो ये क्या है? उस बच्चों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है,
एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। यह अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 3 नंबर की समस्यात्मक है। यदि कोई बच्चे शिक्षार्थी से यह अपेक्षा नहीं करना चाहिए। ये समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, वह किसी भी चीज़ को अपने अनुभव के आधार पर उसका व्याख्यान करते हैं। ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। यानी इसका सही उत्तर होगा 9 का सही उत्तर होगा 3 नंबर, समस्यात्मक है। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या है? जब बच्चों को एक साथ बैठ के किसी भी समस्या पर किसी भी बात को लेके चर्चा का अवसर दिया जाता है, आपस में चर्चा करने के लिए उन्हें छूट दिया जाता है, तो इससे क्या होता है? तो इससे क्या होता है कि बच्चे को जो सीखने का जो वक्र होता है वह पहले से बेहतर हो जाता है और बेहतर हो जाता है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक किस नमूने को अनुगमन करती है? विकास की गति, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। सब बच्चे एक ही तरह से नहीं सीख सकते हैं। कोई पहले सीखते हैं, कोई लेट से सीखते हैं, कोई जल्दी समझते हैं, किन्हीं को बार बार समझाना पड़ता है। तो ये किस नमूने का अनुगमन करती है? एड़ी से चोटी का, अव्यवस्थित का, अप्रत्याशित का या क्रमबद्ध और व्यवस्थित का? तो इसका सही उत्तर होगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित का। इसका उत्तर होगा 4 नंबर, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। चलिए 12 नंबर देखते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल या आयामी है या विकास पृथक होता है? तो विकास के लिए कौन सा एक उचित है, कौन सा सही है? विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? तो 12 नंबर का उत्तर होगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से हम बहुत कुछ सीखते हैं और उसको अपने जीवन में लाते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। 13 नंबर, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों का भी। तो व्यक्तियों को एक दूसरे से भिन्नता जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। किसके कारण? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण जो होता है वह भिन्नता होती है। यानी कि इसके उत्तर होगा, सही उत्तर होगा 3 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं 14 नंबर। बच्चे के समाजीकरण में परिवार क्या भूमिका निभाता है? कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या गौण? तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार क्या होता है? मुख्य भूमिका निभाता है। किसी भी बच्चे को सामाजिक जो है परिवार एक मुख्य भूमिका निभाता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों का यह मत भी है कि परिवार ही वह पहली संस्था है जो बच्चे को शिष्टाचार एवं नैतिक विकास की शिक्षा देकर उसे वह योग्य व्यक्ति बनाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा जो अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल है, शिशुवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम है, या पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो निगमनात्मक विचार है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला जो जोड़ा है वो सही है कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। 16 नंबर, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किसकी समझ को प्रदर्शित करती है? प्रतीकात्मक विचार को, अहं केंद्रित चिंतन को, कार्य कारण को, या विपर्य चिंतन को? बच्ची जो कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह किस विचार को समझती है? तो इसका उत्तर होगा कार्यकरण को। वह कार्य क्षमता को समझने का अनुभव रखने लगी कि कोई कार्य जो है वह होने लगा, यानी इसका उत्तर होगा 16 का 3 नंबर। आगे 17, पियाजे के अनुसार बच्चों को चिंतन वयस्कों में भिन्न होता है बजाय किसके? जीन पियाजे का कथन का यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि पियाजे के अनुसार बच्चों को चिंतनों वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होता है और किसके बजाय? तो इसका ऑप्शन है मात्रा और प्रकार, आकार, मूर्त परकता, प्रकार और मात्रा, आकार और किस्म। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, यानी कि बच्चे जो होते हैं वयस्कों से कम प्रकार के, यानी कि थोड़ा कम चिंतन करते हैं, बजाय मात्रा के। मात्रा मतलब मात्रा तो बच्चे के मन में तो चिंतन की मात्रा और रहती है, बट वह अपनी कुछ अलग अलग प्रकार के चिंतन करते हैं और वयस्क अलग अलग प्रकार के चिंतन करते हैं। जैसे कि बच्चे की जो चिंतन की मात्राएं होगी वह तो अनगिनत होगी, लेकिन वह चिंतन किस रूप में करेंगे, किस बातों को करेंगे, तो वो कैसे खेलेंगे, कब उठेंगे, क्या खाएंगे। और वयस्क जो है वह चिंतन रहते हैं कि हम कहाँ से अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे फैलाएंगे, हम अपने घर परिवार को कैसे संभालेंगे। तो इस तरह से चिंतन जो होता है वो मात्रा प्रकार में अलग होता है। ठीक है, 17 का 3 नंबर। 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो निम्नलिखित में पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक आधारभूत सहायता का उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुबोधन। फर्स्ट नंबर, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना, ये एक सही आधारभूत सहायता है। बच्चों को पढ़ाने के क्रम में उसे छोटे छोटे प्रश्न भी करते रहना, उसे संकेत देना चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर होगा 1 नंबर, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। दोस्तों, आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक का बटन दबा दें। नेक्स्ट वीडियो फिर से आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप इस वीडियो को आगे देखेंगे। और यदि इस वीडियो में कुछ त्रुटि है किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट करें, मैं इस त्रुटि को हटाने की कोशिश अपने तरफ से पूरा करूँगा। आप जिनको PDF चाहिए, इस सॉल्व पेपर का PDF आंसर के साथ चाहिए, आप हमें कमेंट में करें। कमेंट में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप व्हाट्सअप करें, मैं PDF आप लोग को भेज दूंगा। चलिए 19 नंबर, वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से और वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं?
तो इनके अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, यानी कि लोगों के आसपास रहने से, वहाँ के वातावरण, वहाँ के पर्यावरण से बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं। 20 नंबर कोहबर्ग ने प्रस्तुत किए। ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे, बहुत महान मनोवैज्ञानिक। इन्होंने क्या प्रस्तुत किया? संज्ञानात्मक विकास के चरण को। तो कोहबर्ग ने किस विकास को उन्होंने प्रस्तुत किया? तो संज्ञानात्मक विकास जो थे वो जीन पियाजे ने किया था। तो कोहबर्ग के द्वारा शारीरिक विकास के चरण भी नहीं, संवेगात्मक विकास के चरण और नैतिक विकास के चरण। तो कोहबर्ग ने जो थे वो नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने नैतिक विकास सिद्धांत को कोहबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत को 3 स्तरों तथा 6 चरणों में बांटा था, और प्रत्येक स्तर को 2-2 चरणों में बांटकर, यानी कि 3 स्तर और 3 स्तर को 2-2 चरण, यानी कि 6 चरणों में उन्होंने इसको बांटकर इसके बारे में अध्ययन किया था। 21 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? बाल केंद्रित कक्षा कक्ष, फिर से एक बार, इससे पहले हमने बाल केंद्रित कक्षा के बारे में पढ़ा, जहाँ पे बच्चों को उसकी सोच उसकी गतिविधि करने के लिए उसे छूट प्रदान किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। या फिर चौथा ऑप्शन है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित हो। तो इसका उत्तर है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष प्रदर्शित कर एक बहुत सी कौन सी स्थिति? तो इसमें सबसे अच्छा स्थिति है कि एक कक्षा का जिसमें शिक्षार्थी एक समूह में बैठे हैं, बच्चे एक समूह में बैठे हैं और शिक्षक प्रत्येक बार उस समूह में जा रही है और उस बच्चों की गतिविधियों का आवरण कर रही है। तो यह इसका सही उत्तर होगा। बुद्धि है, क्या है बुद्धि? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, या शिक्षार्थियों से उन्हें या फिर एक विशिष्ट योग्यता है। बुद्धि, तो बुद्धि जो है वो सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बुद्धि का सही अर्थ होगा कि वह क्या है? वह सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है वही बुद्धि है, बुद्धिमान है। 1 नंबर होगा, इसका आंसर होगा 1 नंबर। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, क्या काल है? कम महत्वपूर्ण काल है, अमहत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है या निरपेक्ष है? तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल जो है वह कम महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम भाषा को भी सीखते हैं। बच्चे में उतना भाषा विकास करना या करवाना कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। बच्चे को भाषा के लिए बच्चे में उसे जोर, बचपन में उसे जोर नहीं देना चाहिए। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी दोस्तों एक क्लास चल रहा है, वहाँ पे शिक्षक किसी लड़की को कहते हैं कि देखो लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या है? यह टिप्पणी किसकी ओर बताता है? जातीय भेदभाव का परिचायक है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, या फिर लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है।
तो सबसे पहले तो इस तरह की टिप्पणियाँ जो होती है वो गलत होती है, पर इसका उत्तर यहाँ पे होगा कि ये लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। लड़की और लड़कियों में एक अलग धारणा होती है लड़का लड़की का, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। चलते 25। बच्चों को लेबल 25 में क्वेश्चन है आकलन। आकलन क्या है? मूल्यांकन इसको बोलते हैं कि बच्चे पढ़ा दिए तो आप उसका आकलन कैसे करेंगे। बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकरण करने के लिए अच्छा रणनीति है। क्या बच्चे का नाम सीरियल वाइज लिखने के लिए आकलन जरूरी है? बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। यह सीखने में सुधार का एक तरीका है। 25 नंबर का उत्तर क्या होगा? तो इसमें सही है कि आकलन जो है वो सीखने में सुधार करने का एक तरीका है। जब तक हम बच्चे में आकलन नहीं करेंगे कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसे फिर अलग तरीके से समझाया जाए। तो इसके लिए आकलन करना जो है वो सीखने में सुधार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा तरीका है। 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा कथन समावेशन का एक अच्छा वर्णन करता है? यह एक अच्छा विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय पर लाने में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है। तो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय पर लाने में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि सब बच्चे एक ही तरह से एक ही जगह बैठ के सब कुछ सीखने का उसे अधिकार है। किसी भी बच्चे को स्कूल में अलग से उसे कहीं अच्छी जगह बैठाना, उसको अच्छे से समझाना, ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक भाव से एक ही जगह बैठा के पढ़ाना है। एक ही विद्यालय में समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। 27 नंबर, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उसे शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें बहुत सा लिखित कार्य देना चाहिए, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं या उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शरणार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो वंचित वर्ग यानी छोटे वर्ग कहा जाए कि इन बच्चों को शिक्षा प्रदान के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली सभी चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। यानी इसका उत्तर होगा 2 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए देखिए यहाँ पे है 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता को पहचान करता है? यानी कि योग्य नहीं है, वह समर्थ है इस चीज में। कौन सा? मनोभाव को जल्दी बदलना, यानी कि जिसको मूड स्विंग्स बोलते हैं, अचानक उसके दिमाग में क्या आया, क्या करने लगा। अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वाज को 100 और 21 को 12 लिखने वाला, या कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो ये जो व्यवहार है बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है, यह है मनोभाव को जल्दी बदलना। यानी इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर कि जो बच्चे
अचानक जिसके मुंड बदल जाते हैं, अचानक क्या करने लगते हैं, तो ये अधिगम जो है निर्योग्यता का पहचान करता है। 29 नंबर, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देना चाहिए, वह उसके किसी काम नहीं आएगी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, यानी कि जो बच्चा कम देख पाता है, यानी कि सामान्य बच्चे की तरह नहीं है, उसे क्या करना चाहिए, तो उसे विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, यानी इसका उत्तर होगा 4 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है सीखना क्या है? सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि सीखने वालों के संयोगों से प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। तो दोस्तों आज मैंने ये पेडागोजी का 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाया। आप इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ्स 30 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाऊँगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को जैसे ही मैं मैथ्स का पेपर डालूं आपको पता चल जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और